दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों आज मैं एक ऐसा प्रश्न अपने वीडियो के जरिए उठा रहा हूं जो आमतौर पे भारतीय मीडिया नहीं उठाता, मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल ही नहीं उठाता। और वो ये कि क्या अपने देश की न्यायपालिका कई मौकों पर हमने देखा है कि क्या वो संविधानेतर फैसले कर लेती है। कई बार जो फैसले होते हैं न सिर्फ संविधानेतर बल्कि संविधान के प्रावधानों, संविधान की भावना, संविधान के विचार और संविधान के दर्शन के बिल्कुल उलट हो जाते हैं। ऐसा होता है क्या? मुझे लगता है दोस्तों ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। और फिर ऐसे फैसलों को संविधान की संवैधानिकता की उन पर मुहर लग जाती है, कोई चैलेंज नहीं करता। और अगर उसको चैलेंज भी किया जाता है रिव्यू पिटीशन में तो बहुत देर हो जाती है और उस पर भी आमतौर पे बहुत फैसले नहीं आ पाते। ऐसा ही एक फैसला है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही नाजुक मुद्दे पर जो एक फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, और वो था ईडब्ल्यूएस का, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो अपर कास्ट के हैं उसके आरक्षण, यानी 10% आरक्षण। ये 2019 में भारत सरकार ने पार्लियामेंट में बिल पास कराया था, आनंद फानंद में बिल भी पास हो गया था और फिर उसको संविधान के प्रावधानों के तहत उस पर एक जब लोगों ने आरोप लगाया, चैलेंज किया, तो माननीय न्यायालय से भी उस पर मंजूरी की मुहर लग गई थी। लेकिन अब हमने तो उस वक्त भी कहा था कि ईडब्ल्यूएस 10% जो रिजर्वेशन हुआ है वो भारत के संविधान के विरुद्ध है। भारतीय संविधान में आरक्षण के जो प्रावधान है उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके तहत इस तरह का आरक्षण दिया जाए। भारतीय संविधान सभा में डिबेट जो चली थी एफर्मेटिव एक्शन को लेकर, आरक्षण के दर्शन को लेकर, उस दर्शन, उस फिलॉसफी का एक निगेशन है, उसके उसके बिल्कुल उलट है। हमने उस वक्त भी कहा, कार्यक्रम भी बनाए, लेख भी लिखे और अनेक स्थलों पर मैंने टिप्पणियां भी की। मैं कोई कानूनविद नहीं हूं, लेकिन भारतीय संविधान को पढ़ता हूं और एक कॉमन सेंस जो मेरा है उसके आधार पर मैंने ये बात कही थी, क्योंकि संविधान सभा की आरक्षण संबंधी डिबेट्स मैंने पढ़ी हैं और मुझे जो लगा मैंने ईमानदारी से अपनी बात कही। लेकिन दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भारत के एक बहुत बड़े न्यायविद ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस रह चुके, न्यायाधीश रह चुके और बेहद रिप्यूटेड, बहुत प्रतिष्ठित जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने अभी कुछ ही समय पहले केरल की एक व्याख्यान माला में अद्भुत भाषण दिया। इतना थॉट प्रोवोकिंग, इतना विचारोत्तेजक भाषण। और उन्होंने 10% जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, यानी अपर कास्ट के कथित कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, कमजोर यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लोगों के लिए जो 10% आरक्षण का प्रावधान भारत की संसद से कानून के तौर पे पास कराया गया था और जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जिस पर अपनी मंजूरी की मुहर लगाई, 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के तहत वो फैसला किया था। यानी 3 जज समर्थन में थे, 2 जजों ने असहमति जाहिर की थी। लेकिन उनकी असहमति का भी कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं था, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन उसको मंजूरी मिल गई 3-2 के औसत से। तो जस्टिस नरीमन ने कहा है कि वो जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का वो संविधान के उलट है। यानी मुझ जैसे एक साधारण पत्रकार ने लगातार 2019 से लेकर आज तक जितनी बार भी इस विषय पर मैंने बोला है या लिखा है, हमेशा मैंने कहा है कि संविधान के वो अनुकूल नहीं था फैसला। तो एक तरह से हमारे जैसे पत्रकार की इस राय पर जस्टिस रोहिंटन जैसे बड़े विद्वान, बड़े न्यायविद, उन्होंने एक तरह से मुहर लगा दी है। मैं इसलिए बहुत प्रसन्न हूं और मैं ये बात आज आपसे शेयर कर रहा हूं
और आप भी अगर समझते हैं कि वाकई ये गड़बड़ हुआ है तो आपको भी ये बात आगे बढ़ानी चाहिए ताकि कोर्स करेक्शन के लिए एक विचार विमर्श समाज में शुरू हो सके। मैं किसी वर्ग, किसी जात, किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन जो सच है उसके उसको एक तरह से साथ उसका दिया जाना चाहिए, उसका पुख्ता समर्थन किया जाना चाहिए। और सच क्या है? सच वही है जो मैंने कहा और आज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा है, और वो ये कि भारत के संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। और हमारी जो संविधान सभा है उसने अपनी डिबेट के जरिए जो प्रतिपादित किया था अफर्मेटिव एक्शन की फिलॉसफी, उसमें ये आता ही नहीं है। तो आप संविधान की जो बुनियादी संरचना है, जो उसका जो फंडामेंटल एक कैरेक्टर है, आई मीन उसकी उसकी जो एक आधारभूत जो उसका जो एक संरचना है, दर्शन है, विचार है, उसके उलट जाकर अगर आप कानून पारित कराते हैं तो निश्चित रूप से वो न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है और संविधान की रोशनी में न्यायालय उसको एक तरह से गलत डिक्लेयर कर सकता है। अब इस केस में चूंकि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा नहीं हो सका, इसलिए वो मान लिया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले ही बहुत सारी राज्य सरकारों ने उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया था। और यहां तक कि जहां तक मुझे याद आ रहा है केंद्र सरकार ने भी इतनी हड़बड़ी में, क्योंकि वैसे भी चुनाव था, चुनाव लोकसभा का बिल्कुल सर पे था। दोस्तों, जस्टिस नरीमन ने जो कहा है वो मैं आपको थोड़ा सा अपनी जो उनकी उनके उनके भाषण जो आए हैं, छपे हैं, खास करके बार एंड बेंच की जो रिपोर्ट है उससे मैंने लिया है, और वो मैं आपको सुना देता हूं। जस्टिस नरीमन ने कहा है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के ठीक विपरीत है, क्योंकि इसमें हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों की ऊंची जातियों को आरक्षण 10% आरक्षण जो दिया गया है, जबकि इन जातियों को कभी भी ऐतिहासिक रूप से पिछड़ेपन, उत्पीड़न या अन्याय का सामना नहीं करना पड़ा। ये जस्टिस नरीमन ने कहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने 2019 के चुनाव से ऐन पहले 103वें संविधान संशोधन के जरिए इसे किया था, और अनुच्छेद 15 और 16 में उसका जो 15 का क्लास 6 है और 16 का क्लास 6 के तहत इसको समाहित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इस संविधान संशोधन को 5 जजों की जो पीठ थी उसमें 3-2 के फैसले से वैध ठहराया था, संवैधानिक और उचित ठहराया था। अब मेरा यह सवाल है कि 7 या 9 सदस्यों की पीठ अगर होती तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि इसके पहले आरक्षण को लेकर जितने फैसले हुए या तो 7 जजों की पीठ से हुए ज्यादातर, या 9 जजों की पीठ से हुए। लेकिन बहरहाल उस पर हम नहीं जाएंगे। अब नरीमन साहब ने इस फैसले की आलोचना की है, और मैंने बार एंड बेंच की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि नरीमन साहब ने कहा कि यह फैसला संविधान के उलटने जैसा है। बहुत स्ट्रांग वर्ड है, संविधान के उलटने जैसा है। नरीमन साहब कहते हैं कि संविधान निर्माताओं ने समाज के उत्पीड़ित और ऐतिहासिक रूप से जिनके साथ अन्याय हुआ, उन गलतियों के कारण जो सामाजिक शैक्षिक असमानता पैदा हुई, उसे दूर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। आप शब्दों पर ध्यान दीजिए माननीय न्यायाधीश के। संविधान निर्माताओं ने इसके लिए कभी भी आर्थिक मानदंड की बात नहीं की। फिर यह संविधान संशोधन वैध कैसे मान लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने? यह सवाल जस्टिस नरीमन उठाते हैं, और यही सवाल मैं भी उठाता रहा हूं। दोस्तों, नरीमन साहब ने कहा कि अनुच्छेद 46 राज्य के SC, ST और अन्य कमजोर वर्गों मतलब OBC के शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन को संबोधित करने का अधिकार देता है। और मैं समझता हूं कि ये जो पहलू वो कह रहे हैं, इसके साथ ही यह भी बात है कि आर्थिक आधार पर वर्गीकरण को बिल्कुल जायज नहीं ठहराता। EWS आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 46 के विरुद्ध है। इसमें SC, ST, OBC को जगह भी नहीं मिलती। केवल उच्च जातियों का आरक्षण है। यह अपने आप में एक विचित्र स्थिति है। उच्च जातियों का आरक्षण है। मुसलमान और ईसाई इसमें नहीं आ सकते थे, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत पहले से ही वे संरक्षित हैं। ये बात भी जस्टिस नरीमन ने कही है। और दोस्तों, मुस्लिम कम्युनिटी का जो पिछड़ा हिस्सा है, पसमादा मुस्लिम, वो मंडल कमीशन की
जो रिपोर्ट आई और उसके तहत जो आरक्षण का प्रावधान किया गया उसमें समाहित है, उसमें वो शामिल किया गया है। और दोस्तों 341 में कहा गया है अनुच्छेद में कि केवल ये हिंदुओं के लिए है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि आपके पास आरक्षण का अधिकार नहीं है, इसलिए हम आपको अनुच्छेद 30 के तहत कुछ अधिकार देते हैं। दोस्तों 5 में 2 जिन जजों ने फैसले पर अपना रिजर्वेशन या असहमति जाहिर की थी, उनकी राय भी बहुत कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत उल्लेखनीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए थे जिनका मूल फैसले से कोई गुणात्मक असहमति नहीं है। इसलिए 3-2 का फैसला जरूर कहा जाएगा, लेकिन वो कोई उसके उस फैसले की मूल आत्मा को चैलेंज नहीं किया था। वो ये कि आर्थिक आधार पर आप आरक्षण कैसे दे सकते हैं, ये बात नहीं की थी। उन्होंने क्या कहा था कि इसमें SC ST OBC को क्यों नहीं प्रावधान किया गया है, वगैरह वगैरह, उनके वर्गों को भी लिया जाना चाहिए, इस तरह की बात की थी। दोस्तों EWS जो आरक्षण है वो आर्टिकल 46 16(1) और 15(1) के विरुद्ध जाता है, ये बात बिल्कुल साफ है। जस्टिस नरीमन ने और भी बहुत सारे मसले इस विषय पर उठाए हैं, लेकिन मैं आपको बहुत संक्षेप में बता दूं कि देखिए 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बहुत ऐतिहासिक फैसला आया था, इंदिरा साहनी फैसला, उसमें भी आरक्षण की जो सीमा तय की गई थी वो 50% आरक्षण की सीमा तय की गई कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं रहेगा। लेकिन जिन कुछ राज्यों ने जहां 60%, 65%, 62% रिजर्वेशन था, उन्होंने 9th शेड्यूल में डाला था इस इश्यू को, इसलिए ये उनके यहां ये परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है, ये अलग से संविधान संशोधन करके वह इसलिए नहीं फिट बैठता इसमें कि जब 50% रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तय कर दिया तो भारत की संसद से ऐसा विधेयक, ऐसा कानून पारित ही क्यों किया गया, यह अपने आप में एक सवाल है। जब ओबीसी कम्युनिटी के लोग 27% रिजर्वेशन को बढ़ाने की मांग करते हैं कि उनकी संख्या समाज में 54% है या 52% है, तो 27% ही आरक्षण उनको क्यों मिल रहा है? तो आप कहते हैं, ये हमेशा हर सरकारें लॉजिक देती रही हैं कि नहीं, आप 50% से एबव नहीं जा सकते, क्योंकि SC ST और OBC को मिलाकर 49.5% रिजर्वेशन हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम 50% को लाग नहीं सकते। तो आपने 10% यहां कैसे दे दिया? एक बड़ा सवाल तो ये उठता है, और ये हर व्यक्ति के दिमाग में उठ सकता है, कोई भी कॉमन मैन इस सवाल को उठा सकता है, इसका कोई जवाब नहीं। दूसरी बात कि डेटा की उपलब्धता कहां है, आंकड़ों की कहां पर उपलब्धता है जिससे कि कोई ये साबित कर सके कि जो व्यक्ति अपर कास्ट का अपने को आर्थिक रूप से कमजोर कह रहा है, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अपने को साबित करना चाहता है या कह रहा है, वो कौन है और वो क्यों है। जैसे मान लीजिए किसी क व्यक्ति ने या ख व्यक्ति ने अप्लाई किया कि 10% रिजर्वेशन के तहत वो आता है क्योंकि वो ब्राह्मण है, राजपूत है, या भूमिहार है, या कायस्थ है, और वो कमजोर वर्ग में आता है। तो आपने कमजोर वर्ग में उसको कैसे आंक लिया? किसी अफसर की सर्टिफिकेट पर। लेकिन वो आंकड़े कहां हैं? कहां वैध आंकड़े हैं कि भारतवर्ष में जो अपर कास्ट में जो लोग हैं, वो कितने लोग हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं? ये डेटा कहां से आता है? आपने जातिवार जनगणना तो कराई नहीं, और जब जातिवार जनगणना भारत में 1931 के बाद नहीं की गई, तो ये डेटा कहां से आया? जनगणना आयुक्त के कार्यालय से जनगणना नहीं कराई गई 2011 में, जातिवार जनगणना नहीं कराई गई थी, लेकिन एक सर्वे कराया गया था, और वो सर्वे जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कराया गया था। वो एक अनौपचारिक माना जाएगा क्योंकि वो जनगणना आयुक्त के कार्यालय से नहीं हुई थी, तो उसमें भी पब्लिक नहीं हुआ आंकड़ा उसका। नहीं तो आप कह सकते थे कि नहीं, हमारे पास एक अनौपचारिक आंकड़ा है, लेकिन वो भी नहीं पब्लिक किया गया। तो ऐसे में ये 10% रिजर्वेशन देना अपर कास्ट को, ये इसका आधार क्या है? और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बगैर डेटा के कैसे ही मान लिया? जब मुंबई के बृहद नगर महापालिका जो वहां की है,
उसमें इलेक्शंस का जो मामला फंसा तो ओबीसी कम्युनिटी और अन्य कम्युनिटीज के डेटा न होने के कारण रोक लग गई रिजर्वेशन को लेकर। बहुत सारे और निगम जो हैं देश में और अनेक प्रदेशों में इसी मामले में फंसा हुआ है कि भाई रिजर्वेशन के लिए अगर आप प्रावधान कर रहे हैं तो डेटा लाइए। तो फिर यहां पर डेटा न होने के बावजूद आपने 10% रिजर्वेशन को वैध कैसे ठहरा दिया? एक सवाल तो यह है। और तीसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है। तो जो संवैधानिक जो मान्यता है, संविधान का जो आरक्षण संबंधी जो फिलॉसफी है, एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्रवाई, उसका ये निगेशन है, उसको पूरी तरह ये विचार नजरअंदाज करता है। इसलिए दोस्तों, अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक बहुत ही विद्वान न्यायाधीश रह चुके जस्टिस रोहिंटन नरीमन साहब का ये जो व्याख्यान आया है, जो देश की अनेक वेबसाइटों पर पूरी की पूरी पूरे ब्यौरे के साथ उपलब्ध है, आप उसको सुन सकते हैं। लाइव भी, मतलब रिकॉर्ड भी किया गया था उनके भाषण को, वो उसकी भी यूट्यूब चैनलों पर तमाम जगह उनके भाषण की आप उनके भाषण को आप सुन सकते हैं। और जब उन्होंने इस बात को कह दिया कि ये संविधानेतर है और ये संविधान को एक तरह से उसके ठीक विपरीत है, उसको उलटता है उसके प्रावधानों को, तो मैं समझता हूं कि हमारे जैसे जो साधारण पत्रकार हैं और जो लेखक हैं, उन्होंने जो काफी वर्ष समय से ये बात कह रहे हैं, उनके विचारों को उन्होंने एक तरह से पुख्ता किया है और एक तरह से मान्यता जरूर इस तरह के आर्गुमेंट को मिलेगी। जो विद्वत जन है, जो विद्वत समाज है और खासकर जो न्याय जगत है, उसमें भी इस पर एक विचार विमर्श की शुरुआत होगी। मैं फिर एक बार कहूं कि मैं किसी जाति, किसी वर्ग, किसी वर्ण के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन एफर्मेटिव एक्शन को लेकर जो एक भारतीय संविधान सभा का विचार है, उस विचारों का हनन नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे नुकसान पूरे देश का होगा, पूरे समाज का होगा और हमारी संवैधानिक मूल्यों और मान्यताओं का भी नुकसान होगा। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।